हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में हमारा जो थर्ड यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 9, जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 35। चैप्टर नेम है मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। यानी कि इस यूनिट में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के नियम कितने हैं, किसने दिए, कौन कौन से नियम होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता आनुवंशिकता यानी कि इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी होती क्या है। तो आनुवंशिकता का तात्पर्य ऐसे है कि वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण। और इनका स्थानांतरित होना यानी कि एक जनक पीढ़ी से दूसरी संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, यानी वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, अब बात करें कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वो लक्षण जैसे कि घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके शक्ल और उसके रंग का जो समानता है वो किससे देखी जाती है? उसके माता पिता से, या फिर उसके माता पिता के जो जनक हैं या फिर जो रिश्तेदार हैं उनसे उनकी क्या की जाती है? समानता देखी जाती है। बहुत सी चीजों में वो अपने जनक के समान होता है, जैसे कि बालों का रंग, त्वचा का रंग, आंखों का रंग। ये सब चीजें किससे मेल खाती हैं? उसके जनक पीढ़ी से, यानी कि उसके माता पिता से बहुत ज्यादा समानता ली हुई होती है। यानी कि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उसमें बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और वो जीन क्या है? वो जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और वो जीन हमें किससे प्राप्त होते हैं? अपनी जनक पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। यानी कि जनक पीढ़ी से जीन दूसरी पीढ़ी यानी संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और उन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मेंडल जो थे उन्होंने इन जीन को ही क्या कहा था? कारक कहा था। तब जीन शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब इस जीन शब्द को उन्होंने क्या नाम दिया? कारक नाम दिया था। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक लक्षण। और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगति या आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जेनेटिक्स की, यानी आनुवंशिकी क्या है? यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुगतीय सूचनाओं का संचरण तथा अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो वंशानुगति वाले लक्षण हैं उनका अध्ययन, उनका संचरण किस प्रकार होता है और उसका अध्ययन जो किया, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, उसका जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। हमने कहा कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, जीव विज्ञान भी उसकी एक ही शाखा है, और जीव विज्ञान की शाखा में भी बहुत सारी शाखाएं, जिनमें एक शाखा है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत जीवों में जो लक्षण है जो वंशानुगत होते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति प्रकट होती है उन सब का अध्ययन, यानी कि आनुवंशिकताओं में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उन सब चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं हम मेंडल की। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से जेनेटिक्स की खोज किसने की? किसने कहा कि ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या फिर अभिव्यक्त होते हैं, ये सब चीजें कैसे निर्धारित होती हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले जो बताया वो बताया था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनका पूरा नाम है। उन्होंने इसके बारे में बताया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब जो जेनेटिक शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो विलियम बेटसन ने 1905 में किया था। सबसे पहले प्रयोग किया गया। जेनेटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है होने या वृद्धि करने से। यानी कि इसका अर्थ किससे लिया गया है? होने या वृद्धि करने से। टू बिकम और टू ग्रो, इससे इसका अर्थ होता है। ये जेनेटिक्स तो इंग्लिश का किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब होता है होने या वृद्धि करने से। अब बात करते हैं हम मेंडल की। तो मेंडल जो थे वो क्या थे?
एक पादरी के पद पर काम करते थे। उनकी जो रुचि थी वो विज्ञान के क्षेत्र में थी। उन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ भी करी इस क्षेत्र में, आगे बहुत सारी प्रयोग करे। उनका जो सबसे मेन प्रयोग था वो था आनुवांशिकता के लिए, यानी वंशागति के लिए, किस प्रकार से ये प्रक्रिया हो रही है, इन चीजों के लिए उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी उद्यान मटर के पौधे का प्रयोग करा और उसी के प्रयोग के तहत उन्होंने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ। ये ब्रूनो शहर में पादरी का कार्य करते थे, जहां उन्हें ग्रेगर उपाधि दी गई, इसीलिए उनका पूरा नाम क्या पड़ा, ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने उद्यान मटर के पौधों पर प्रयोग किए तथा प्रयोगों के आधार पर वंशानुगति की इकाइयों की धारणा का प्रस्ताव दिया। ठीक है, वंशानुगति यानी कि इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर के पौधे लिए और उनके ऊपर प्रयोग करना शुरू करा। तो उन्होंने देखा कि जो लंबे पौधे थे उनसे उनकी संतति जो प्राप्त हुई वो भी क्या थी, लंबी ही थी, और जो बौने पौधे थे जिनकी लंबाई कम थी उनके जो संतति पादप प्राप्त हुए वो भी क्या थे, बौने ही पादप थे। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने कई सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर उन पर प्रयोग किए। जो मटर का पौधा था उसमें काफी सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं, 34 विपर्यासी लक्षण, तो उनमें से उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किए थे। उन्होंने 30,000 मटर के पौधों पर किए प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को ब्रॉन्ज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 8 फरवरी से 28 मार्च 1865 को प्रस्तुत किए तथा शोध कार्य को 1866 में सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में पादपों में संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक यानी कि एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शोध पत्र प्रकाशित किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी प्रयोग इन्होंने करे उद्यान मटर को रखते हुए उसके ऊपर उन्होंने एक सोसाइटी के तहत इन्होंने क्या की, एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक रखा गया था पादपों में संकरण के प्रयोग। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में काफी सारी चीजें करी, काफी मतलब संकरण भी करवाए, संकरण के तहत बहुत से परिणाम इनको प्राप्त हुए और उनका इन्होंने शोध पत्र स्थापित किया। लेकिन उस टाइम जो उनका गणितज्ञ था वो जो क्योंकि मेंडल जो थे वो बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, उनका जो गणित का अनुमान था वो दूसरे लोग समझ नहीं पाए, यानी कि उन्होंने जिस हिसाब से उसका जो चार्ट बनाया था उसको और जो वैज्ञानिक थे उसको समझ नहीं पाए और इनके इस नियम को, इनके इस प्रयोग को बाकी के वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान नहीं करी और उनको इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सम्मान उनको नहीं दिया गया था। ये जो उन्होंने प्रकाशन किया था ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम बनाए गए जिन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। यानी कि मेंडल जब अपने जीवन में जब जीवित अवस्था में थे तब तक इनके जो नियम थे उनको क्या बोलते हैं, प्रतिपादित नहीं किया गया था। मेंडल के जाने के बाद 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर प्रयोग करे और उनके जो प्रयोग थे वो मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों से मेल खा रहे थे, यानी कि उन्हीं की तरह थे। इसीलिए जब उनकी खोज की गई तब मेंडल के जो सिद्धांत थे, मेंडल के जो नियम थे उनको प्रतिपादित किया गया और उन्हें नाम दिया गया मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, एक बार इसको कर लेंगे। सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस व ऑस्ट्रेलिया के इरिनवॉक शेरमार्क ने के अलग अलग प्रयोगों में मेंडल के जैसे ही परिणाम प्राप्त हुए जिससे मेंडल के कार्य को प्रामाणिकता मिली। यानी कि ये जो तीनों वैज्ञानिक थे इन्होंने प्रयोग किए थे, इनके जो प्रयोग थे वंशानुगति के लिए ही थे और इनके प्रयोगों की समानता मेंडल के प्रयोगों से की गई। इसी के आधार पर बताया गया कि सबसे पहले जो खोज हुई वो मेंडल द्वारा की गई और इसीलिए इन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा गया। ठीक है,
अब मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, इस चयन के क्या क्या कारण थे। तो मटर के पौधे के चयन का एक कारण ये था कि ये एक वर्षीय पादप है, यानी कि इसका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, यानी कि 1 वर्ष बाद इसकी दूसरी जाति का अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए इसका कई एक साथ मतलब बहुत सारी पीढ़ियों का इसका अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी बात, ये एक छोटा पादप है, यानी कि इसे कम जगह में उगाया जा सकता है, उद्यान बना के या फिर किसी गमले में भी इसका उगाया जा सकता है। तीसरा, ये एक द्विलिंगी पादप है, यानी कि इसका जो पुष्प होता है उसमें दोनों ही लिंग उपस्थित होते हैं, नर और मादा दोनों, इसीलिए इसमें स्वपरागण होने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। तीसरा ये था कि इसमें परपरागण भी कराया जा चौथा ये था इसमें परपरागण भी कराया जा सकता है। और पांचवा है कि इसके अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं जिनको ध्यान में रखकर प्रयोग करवाए जा सकते हैं। परपरागण के अलावा इसमें संकरण भी करवाया था मेंडल ने। तो पहला था 1 वर्षीय पादप होने के कारण इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, कम समय में आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, इसे सरलता से उद्यान में गमले में उगाया जा सकता है। तीसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं जिससे इसमें स्वपरागण पाया जाता है तथा पौधों में गुणों की शुद्धता कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। चौथा, इनमें परपरागण भी हो सकता है। और पांचवा, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्या क्या कारण रहे थे कि उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया, वो हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम इनके विपर्यासी लक्षणों के बारे में, क्या क्या प्रयोग किस प्रकार से इन्होंने किए, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।